तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो ये लौंडा था अपना वांग यान काफ़ी गुस्से में था और उसने जो एक आधी सामान बोले तो गिफ्ट जो जू को दिए थे वो निकाल के दुकानदार के मुंह पे मारता कि ये चुराया हुआ है। अब आके क्योंकि वांग यान के हिसाब से भाई इसकी बेइज्जती हो रही है, चुराए हुए सामान इसके तो है भी नहीं। दुकानदार का चेहरा बन चुका था। इसको भी पता था कि ये बंदा एक बंदी के पीछे 8 साल से है और ये बंदा काम का नहीं है इसके हिसाब से, तो आज इसको सबक सिखा ही देता हूँ। और दुकानदार कहता है इससे कि हाँ ये चुराए हुए सामान है और ये वज्रा सेक्ट के हैं। ये क्राइम डिपार्टमेंट को भी पता चल चुका है। अब जो दुकान का क्लर्क रहता है ना, जेड यूज़ करता है जिससे कि आप मैसेज भेजते हो। और फिलहाल जितने भी लोग थे यहाँ पर अलग अलग पीक्स के थे, वो इस घटना को ध्यान से देख रहे थे। और देखो जो भी लोग यहाँ पर क्लेवर तो है और लोगों के हिसाब से इसमें गलती जू की ज़्यादा है क्योंकि सामान तो उसने ही निकाले हैं। कोई कुछ बोलता नहीं है। जैंग सन भी यहाँ पर था बट वो भी चुपचाप देख रहा था। जू को फर्क भी नहीं पड़ता था बट जू को लगता है यार ये वांग यान ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरा मैटर कि दुकानदार ने क्या बोला, क्राइम डिपार्टमेंट का नाम लिया और इसके क्लर्क ने अच्छा नाटक किया या जो भी किया, जो भी बोल लो, एक्टिंग भी किया मैसेज भेजने का। तो ये ट्रैप तो नहीं हो सकता कि वांग यान इसे फंसाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वांग यान को मारना होता तो इस पर डायरेक्ट अटैक करता। और मैटर पूरा वज्रा सेट के सामान पे है। वो बात तो इवन वांग को भी नहीं पता था। आसपास कोई उतना पावरफुल बंदा भी नहीं था। इस दौरान वांग को और गुस्सा आता है कि क्राइम डिपार्टमेंट पे रिपोर्ट कर रही है। वो बंदा खुद क्राइम डिपार्टमेंट का है। दुकानदार कहता है अच्छा क्राइम डिपार्टमेंट का हो करके क्राइम करना, वाह। वांग इस दौरान एक कदम आगे बढ़ा ही रहा था लेकिन जो इसके हाथ को पकड़ लेता कि तुम इस मैटर में मत पड़ो, तुम जाओ मैं देख लेता हूँ इसे। और जो इस दौरान दुकानदार के गले की तरफ फोकस करता है और ये बोलता है ये जो भी तुम सामान देख रहे हो ना, ये जो है मैंने लोगों को मार के हासिल किया है। दुकानदार एकदम चौकन्ना हो जाता है भैया। दुकानदार को भी समझ में आता है बंदा नॉर्मल तो नहीं है, अगर मार मार के इसने इतने सामान हासिल किया तो। जू ने इसके प्लान को समझ लिया था क्योंकि देखो अगर इस बंदे को बस सामान चाहिए था तो शांति से जू को बोल देता देखो यार ये चुराए हुए सामान है या जो भी है ये वापस करना पड़ेगा तुम्हें। बट इसने क्या किया था, इसने तमाशा किया था। अब दुकानदार है तो इसके पास भी पावरफुल लोग होंगे ही, ऑब्वियस है। इधर वांग चिल्लाता है कि ये जू तुम्हारा मैटर नहीं, ये मेरा मैटर है, ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, ये पक्का उस जोंग हेंग का काम होगा, वो मुझसे चिढ़ता है तो उसने इन लोगों का हायर किया होगा। जू बोलता है यार ये बंदा। वांग जो था ना फिर से काउंटर पे दोनों हाथ मारता और गुस्सा में बोलता है। इस दौरान पीछे से कुछ लोग एंटर करते हैं कि किसने ऐसा अपराध किया है। अब जू देखता है ये नए लोगों को, ये क्राइम डिपार्टमेंट के लोग थे लेकिन यूनिट 3 के थे, यानी इनका जो कैप्टन मरमैन जो है, और वो कैप्टन के साथ 3-4 लोग और आए थे। वो बोलता अच्छा तो ये तुम नहीं हो सकते यार। जो कुछ बोलता नहीं है, ये क्राइम डिपार्टमेंट जल्दी आ गया, मरमैन आया, कुछ तो गड़बड़ है थे यार। लेकिन मैटर देखो काफ़ी विचित्र था। एक तो ये दुकानदार इसको प्रेशर बना रहा था वज्रा सेक्ट का नाम लेके, तो चीज़ें इजीली रिजॉल्व हो सकती थी। दूसरा वांग यान को लग रहा कि ये सब मेरी बेइज्जती हो रही। तीसरा अब ये मरमैन आ चुका है, इत्तेफाक। तो जू को भाई पूरा कैलकुलेट करना था कि सही क्या है इसमें। अब ये देखो मरमैन जो होते हैं ना वो इंसानों को थोड़ा अपने से कम समझते हैं। तो जब इस बंदे ने भेजा था, जो क्लर्क ने नोटिफिकेशन बोल लो या जो भी, तो इसको पता चलता है और केस असाइन हो रहा था सेलेस्टियल डिपार्टमेंट को, यानी जिसमें जू है। लेकिन अब ये उसी डिपार्टमेंट का ही केस था क्योंकि जू सेलेस्टियल डिपार्टमेंट का ही है। तो ये लोग ताकि फालतू की चीज़ें ना हो ना, बायस्ड ना हो, तो ये केस अर्थ डिपार्टमेंट को मिल जाता है जिसमें कि ये बंदा है। तो मरमैन खुद आता है क्योंकि उसको पता था उसका जू से पुराना दुश्मनी था। अब वो जो कैप्टन था वो कुछ तो बोलता है मरमैन कि हमें पता चला ये वज्रा सेक्ट का सामान है, ये है वो है। वांग को और गुस्सा आता है और जो वांग था उससे भी बोलता है तुम पागल हो गया, और अपने सामान दिखाता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है मेरे पास इतने सामान है। लोग बस सामान दिखे हैरान हो जाते। उसमें अलग अलग प्रकार की हड्डियाँ थी, बहुत कीमती हड्डियाँ थी भाई, और अगर ये बेच देना भाई ये हजारों स्पिरिचुअल स्टोन्स में बिकेंगे। और ये बोलता है ये क्या तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे ये वज्रा सेक्ट से मिला था, मैंने चुराया है। जो भी सरप्राइज हो जाता है। एक सामान ये दिखा दे रहा विंड वॉकर कह के था, कुछ कोई होगा इंसान या शैतान की शरीर थी। खोपड़ी इसने अपनी बड़ी बहन को, यानी जिससे ये प्यार करता था या जो भी बोल लो, उसे दिया था। बाकी पूरा लाश इसके पास था। और ये बोलता है इतनी औकात है क्या वज्रा सेक्ट की कि ऐसे सामान रख सकते हैं। जू भी काफी अचंभित हो जाता है। ये सब पता था कि वांग अमीर है लेकिन इतना भाई, इधर दुकानदार को भी नहीं समझ में आ रहा था। उसने इन्फॉर्म किया था क्राइम डिपार्टमेंट को लेकिन उसे नहीं लगा था इतनी जल्दी आ जाएंगे। फिलहाल ये बीच में बोलता है नहीं हाँ वज्रा सेक्ट ने बोला था कि उनका एक विंड वॉकर भी चोरी हुआ है। जू भी देख रहा था और ये बोलता है कि नहीं खोपड़ी चोरी हुई है। तो मरमैन बोलता है फिर तुमने उसे अपनी एल्डर सिस्टर को दिया, यानी कि फिर तुम्हारी एल्डर सिस्टर को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। अब जो 4 थे ये डिसाइपल्स मरमैन के अंडर में, वो जू किंग और वांग की तरफ पड़ते, एक वांग की तरफ और 3 जू की तरफ। वांग अपने कॉलर वॉलर टाइट करने लगता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली चोर होगी। जू समझ चुका था क्या चल रहा है, ये यूनिट 3 वाले एग्रेसिव है। अपने आसपास ये तुरंत ही ना पानी की बूंदे बनाता है, पूरे एरिया में एक अलग प्रेशर बनने लगता है। तीनों डिसाइपल्स ना मूव ही नहीं कर पा रहे थे उस पानी के प्रेशर की वजह से। ये भी उस ऑपरेशन में थे लेकिन वो ऑपरेशन लंबा चल रहा था, तो इन्होंने जू के पावर को देखा नहीं था, बस सुना था, आज देख रहे थे।
मरमैन कहता है तुम विरोध कर रहे हो, और ये काफी तेजी से मूव करता है। बहुत तेजी से जू के सामने पहुंच चुका था। जू के गर्दन को पकड़ने जाता है। इसके जो नाखून भी थे ना काफी बड़े बड़े थे। देखो नॉर्मल इंसान के लिए इसकी स्पीड पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन अपना लौंडा, क्योंकि मैंने ट्रेन किया इसको, जब तक ये पहुंचता है ना तब तक जू अपना सरिया निकाल चुका था। ये बंदा तेज था, लेकिन जू उससे भी तेज था। जू अपने दाएं पैर को उठाता है और किक मारता है। ये मरमैन भी ना अब बदले में किक मारते हैं, दोनों के घुटने तक टकराते हैं, ऐसा समझो। खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। जू अपनी जगह पे रहता है और मरमैन 5 कदम पीछे जाना पड़ता है, और उसके बाद ये अपने पावर लेवल को रिलीज करता है, 9th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन को। इसके पीछे में ना फिर मरमैन का छवि बनता है। त्रिशूल तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन त्रिशूल आकार का ही एक अस्त्र था। ये देखो किसी का प्रोजेक्शन नहीं था, इसकी ब्लड लाइन का पावर था। फिर से आगे बढ़ता है और फिर लगातार इनका बैटल चलता है। लोग बैटल देख के हैरान थे, यार क्या ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं। लोगों को ये भी पता चल जाता है ये तो मरफॉक है ना, मरमैन है, इसके पास ब्लड लाइन पावर है, ये आराम से ग्रेट सर्कल ऑफ की कंडेंसेशन को मैच कर सकता है। बट हमें लगा नहीं था कि जू इतना स्ट्रॉन्ग होगा। अब लोगों को याद आता है कि हाँ हमने सुना था कि इस बंदे ने नाइट डॉफ के एक चीफ को मारा था, तो ये वही बंदा है। बैटल के दौरान फिर से मरमैन को पीछे हटना पड़ता है और उसके होठों के बगल से खून आ रहा था, लेकिन इसके आंखों में ना जो खूनी तांडव था ना वो बढ़ते जाता है। इसके पास ट्रम्प कार्ड था जो इसने अभी तक यूज नहीं किया। दोनों हाथ को जोड़ता है और एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन इसे नहीं पता था कि ये जहाँ पे खड़ा है ना वहाँ पर जू किंग की परछाई पहुंच चुकी थी, या कहूँ तो पहले से मौजूद थी। जू की आंखों में भी खूनी तांडव चढ़ चुका था। इसके कुछ बैकिंग भी आ रहे थे, लेकिन ये बोलता है मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन तभी सुरानी खतरनाक हो रहा यहाँ पर प्रकट होती, मरमैन की फट जाती। वो अपने कंधे के पीछे से देखता है और एक स्त्री की आवाज आती। कोई कह रहा था कि मैंने कुछ सामान चुराए हैं। लड़की की आवाज ना बर्फ को जमा दे भाई, इतनी कठोर थी। दुकानदार की फट जाती, मरमैन की फट जाती, एक आवाज बस काफी था। लड़की दिखने में काफी तगड़ी थी, बाल एकदम फूल की तरह लहरा रहे थे। ज्यादा खूबसूरत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी एग्रेसिव दिख रही थी। नीले कलर का टॉफिस रोब पहना था, और इन्हें देखकर लोग पहचान जाते। दुकानदार की तो फट जाती, सब लोग झुक जाते हैं प्रणाम करने के लिए। सेकंड हाइनेस बेसिकली लेडी कोई और नहीं, 7th पीक के आपको पता है। अभी तक 3 अप्रेंटिस हैं जो मास्टर हैं, तो ये दूसरे नंबर पे है। और ये तो चाहे तो पिक डिसाइपल को भी कभी मार सकती है। वांग यान जब दिखता तो कहते एल्डर सिस्टर आप फाइनली आ गई। और ये लेडी बहुत डोमिनेटिंग थी। देखो जो पहले वाले सीनियर है ना वो तो नॉर्मली शांत रहते, ये लेडी काफी डोमिनेटिंग है। तीसरा वाला बंदा आपने देख चुका है, थोड़ा सा लौंडियाबाज है, लेकिन काफी खूंखार वो भी है, बस स्माइल करता है, थोड़ा सा वैसा है उसका। जू भी ना एक अलग प्रेशर फील करता है बस इनकी तरफ देख करके। जितने भी इसने फॉरबिडन बीस्ट जंगल में जो भी देखे हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फिर वो जो गार्ड ली आए थे ना उनसे भी स्ट्रॉन्ग। और जू और चौकन्ना हो जाता है इस दौरान। इधर अब किसी को फर्क नहीं पड़ता था क्या हो रहा है। वांग अपना काफी खुश था और बोलता है एल्डर सिस्टर आपको पता है ये क्या क्या बोल रहा था, मतलब पूरी बातें बताता है। आपको पता है ये तो बोल रहा था मैं जो आपको गिफ्ट दे रहा हूँ वो भी उसके बारे में बोल रहे थे। दुकानदार को अब समझ में आता है मतलब ये बंदा जो एल्डर सिस्टर करता है ये सेकंड हाइनेस है, मतलब ये हकलाने लगता है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था मतलब इस बात का। और अब लोगों को समझ में आता है क्यों वांग यान का कोई कुछ उखाड़ नहीं पड़ सकता। जू खुद हैरान था क्योंकि ये चीजें देखो कोई गैस नहीं कर सकता था। और अब इससे समझ में आता है कि ये क्यों इतना तमाशा कर रहा था ताकि इसकी एल्डर सिस्टर आ जाए। इस दौरान सेकंड हाइनेस उस मरमैन की तरफ देखी। मरमैन को काफी गुस्सा आ रहा, आंखों में एक डर भी था। उसको वो पुराने दिन याद आते हैं कि एक इनका आइलैंड था जहाँ पर एक खूनी तांडव हुआ था। और ये कब हुआ था, बहुत समय पहले हुआ था यार, 30 साल पहले शायद। या तो ऑथर पागल होगा या तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद गलत है, बट जो भी है उस समय कोई ग्रैंड कंपटीशन था, बड़ा मैटर था और इस लेडी ने खूनी तांडव कर दिया था वहाँ पर। उसके बाद ही फिर मर फॉक्स यानी मरमैन वगैरह जो भी बोल लो, और इंसान फिर एक दूसरे के दोस्त बन गए थे या जो भी बोल लो। तो अंदर से आज भी मर फॉक्स पसंद तो नहीं करते थे इन चीज़ों को, इनको झुकना पड़ा था, लेकिन अब सामने से दोस्ती दिखानी पड़ती। फिलहाल ये बंदा मुंडी झुका के खड़ा था। लेडी उसके बाद जू की तरफ थी और इस दौरान फांग बताता है कि एल्डर सिस्टर ये मेरा दोस्त है जू, वो भी इस चीज में फंस गया। इस दौरान सेकंड हाइनेस थोड़ा बहुत इसकी तरफ देखती है, फिर काउंटर की तरफ जाती, अपनी तलवार को बस रखती है ना, बहुत भारी तलवार थी। बंदा हकलाने लगता है और ये बोलती है तुम तो चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। उसके पसीने छूटने लगते, मतलब वो बोल ही नहीं पा रहा था, शाहरुख खान बन गया था बोल सकते हो। जू को समझ में आता है यार अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप डोमिनेटिंग रह सकते हो। इस दौरान सेकंड हाइनेस कहती है तुम गलत नहीं समझ रहे हो, ये चुराए हुए सामान ही है। और इसे किसने चुराया तुम्हें पता है? मैंने चुराया वज्रा सेट से। तुम्हें कोई दिक्कत है? तलवार हल्का सा आगे बढ़ाती ना, दुकानदार के पेट की तरफ पहुंच रहा था, उसकी और फट जाती है और कहती है जाओ जिसको बताना है बता देना, मैंने वज्रा सेक्ट का सामान चुराया था। और उनको भी बता देना कि बदले में मुझे अब गिफ्ट चाहिए वज्रा सेक्ट वालों को माफी के रूप में 3 दिन के अंदर। और नहीं करेंगे वो तो आपको पता है क्या होगा, वज्रा सेक्ट को ही ये निपटा देंगे। फिर ये बोलती है अभी ये खरीदोगे तुम, और इसके बदले में ये 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स देता है। जब देखता है कि सेकंड हाइनेस देख रही है तो 100 और बढ़ा देता है। उसके बाद सेकंड हाइनेस अपना तलवार उठाती है और जाने लगती है। मरमैन की तरफ देखती है और कहती है साइड हट जाओ, सड़े हुए मछली के समान महक रहे हो। मरमैन साइड हट जाता है और सभी कहते हैं रेस्पेक्टफुल सायोनारा सेकंड हाइनेस।
जू इन्हें बस देखता है जाते हुए। अब जब ये चला जाता है, हुआंग देखता सभी की तरफ काफी खुश था और जू के शोल्डर पे हाथ थपथपाता है। देखा तुमने, ये है मेरी एल्डर सिस्टर, इनके रहते हुए कोई मेरा क्या ही कर सकता है। और उसके बाद ये यहाँ से हुआंग निकल जाता है, भागते भागते जाता है, एल्डर सिस्टर मेरा वेट करो। जू अपना 200 स्पिरिचुअल स्टोन्स लेता है और निकल लेता है। मरमैन जाते हुए देखता है बट कुछ कर नहीं सकता था। मरमैन के दिमाग में यही था कि इस बंदे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके नज़र में जू एक चींटी है। इसके हिसाब से अगर हुआंग नहीं होता तो ये मारा जाता, और इस बंदे को मैं मार के रहूंगा, जल्द ही मार के रहूंगा। क्योंकि देखो आज थोड़ा लेट हो गया तो मैं वॉइस एडिट नहीं कर पाऊंगा, जैसे पहले डालता था वैसे ही डाल दूंगा। फिलहाल सूर्य की किरणें काफ़ी तेज थी, दोपहर का समय था और सामने में वो जो गॉड था जो इस आसमान में प्रकट हुआ था, उसका चेहरा दिखता था मानो वो हर चीज़ देखता हो आसमान से। तो देखो जू जा रहा था ना, इसके कपड़े पर ना एक पाउडर जैसा कुछ तो था और वो उसकी बॉडी में सिप करने की कोशिश कर रहा था, घुलने की कोशिश कर रहा था, अलग प्रकार का उससे हीट निकल रहा था। जू उस तरफ देखता है उसके कपड़े पर और फिर अपने जो पोर्ट नंबर है उधर निकल लेता है। ये पाउडर उस मरमैन ने डाला था बैटल के दौरान, और कोई रहता तो उसे पता भी नहीं चलता, क्योंकि जहर आपको पता है उसका कोई सुगंध नहीं होता है, रंग नहीं होता है। और लेकिन जू देखो दवाइयों में ही तो महारत ही था, जहर में तो और बड़ा। और दिमाग में कैलकुलेट कर लेता किस चीज़ से बना होगा, तो इसके अंदर जो खूनी तांडव था ना वो और बढ़ता है उस मछली को मारने का। फिलहाल धर्मापोर्ट वगैरह निकालता है और शांति से बैठ जाता है। फिलहाल अपने हाथ पर एक टेक्निक से आग का गोला प्रकट कर। देखो नॉर्मली तो ये वाटर टेक्निक सीख रहा है कि कंडेंसेशन से, लेकिन आप अलग अलग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो मंत्र वगैरह सीख करके। और जोकिंग क्योंकि अपने डाविस्ट रोप को उतार चुका था, उस पर ही वो जहर था, तो उस पर इस आग को भेजता है। जब भेजता है ना तो एक अलग धुआं निकलता है और जो इसे स्मेल करके समझ जाता है कि हॉर्स क्रैब से बना हुआ जहर था। ये जहर है लेकिन जहर नहीं भी है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर बाई ने इसे किताब भी दी थी। ये जो जीव है ना, ये केकड़ा बोल सकते हो, ये समुद्र के गहराइयों में रहता, बहुत कम मिलता है। जू के पास पहले से अब तो है, क्योंकि उस बंदे ने, आपको याद होगा, तो शायद हुआंग ने ही से दिया, नहीं जो इसका फ्रेंड था एक जैंग सांग या जो भी, उसके खून को आप इस्तेमाल कर सकते हो अच्छी दवाइयों के बनाने में। और इसके साथ ही एक और पौधा मिला रहा था, मतलब उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं था लेकिन अब इसका अनुभव उतना हो चुका था, तो इसे उस पाउडर के साथ मिला करके अगर आप किसी की बॉडी पर छिड़क दोगे ना तो ये धीरे धीरे ना रोम छिद्रों के थ्रू बॉडी में पहुंच जाएगा। इसे आप फाइंड आउट भी नहीं कर सकते और बॉडी से इसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उस बंदे ने क्या किया था, देखो अगर ये आप आपकी बॉडी में चला गया रिस्क करके, तो आप जब समुद्री क्षेत्र में जाओगे ना तो जो जानवर होते हैं आपकी तरफ आकर्षित होंगे, म्यूटेंट बीस्ट वगैरह, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि आपके शरीर में क्या है, लेकिन फिर वो जानवर क्योंकि वो उसे सूंघ सकते हैं तो आप पर अटैक करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मारे जाओगे। तो इतना खतरनाक उस लौंडे का प्लान था। लेकिन जो बोलता है अब इसको थोड़ी समझ में आएगा मेरे जहर का प्लान, अब मैं इसे बताता हूँ। उसको क्या पता था, जू ने भी उसको जहर से डस दिया था। जब वो जू पे जहर मार रहा था तो जू ने भी मार दिया था, और उस जहर को भी आप ऐसा पता नहीं कर सकते। तो वो मरमैन था ना, तो वो समुद्री एरिया में जाएगा, उसे जो समुद्री जीव हैं वो आकर्षित होंगे, उसको उस पर अटैक करेंगे। और जू पे जो उसने मारा था वो बेसिकली अगर जू कहीं प्रतिबंधित क्षेत्र में जाता है या कहीं जाता है तो जमीन पे काम करेंगे, ऐसा था। अब जू के दिमाग में ये था कि जो इसकी बॉडी में और आ गई है उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जहर भी नहीं था तो वो जो वॉयलेट क्रिस्टल है वो भी उसको प्योरीफाई नहीं कर सकता। लेकिन जू दिमाग लगाता है, अब कुछ जहर वगैरह खाता है, कुछ पिल्स भी खाता है, तो बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं जो भी बोल लो, और फिर ये तपस्या में लग जाता है। जहर उसके शरीर में जो चमड़ी खून वगैरह को जला रहे थे, हड्डियों को। तो क्योंकि देखो ये जो हॉर्सू क्रैब वाला जो भी पार्ट था उसे तो निकाल नहीं सकता, तो जहर के थ्रू एक तरह से उसे जला रहा था। इस प्रक्रिया में 4 घंटे निकल जाते हैं। धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है और ये आंखें खोलता है, धीरे धीरे रात का समय भी हो जाता है और जू के दिमाग में आता है अब ये सही समय है मारने का। पूरे जहर तैयार रखता है, धर्मापोर्ट से निकलता है। आज इसके मन में था कि आज तो निपटाना है किसी को। ये बंदा गलियों में चल रहा था मानो मौत का सौदागर हो। इसने ग्रे रोब पहना था, हवा का झोंका भी अगर इसे लगता था तो मानो उसके पास आके रुक जाता था। जू था जो कि आगे बढ़ रहा था, सामने की एक बिल्डिंग की तरफ देख रहा था जहाँ पर वो मरमैन रहता था। क्योंकि देखो ये ऑफिशियल डिसाइपल तो था, धर्मापोर्ट वगैरह ये नहीं ले सकता था, और यहाँ पर ये वेट कर रहा था क्योंकि इसने मार्क छोड़ा था, तो इसे पता था कि मरमैन यहीं पर है, क्योंकि पॉइजन का मार गया जो भी बोल लो, तो उसके थ्रू ये ट्रैक कर सकता था। और इसे ये भी पता था क्योंकि मरमैन पर ये बहुत दिन से नज़र बना के था, तो वो रात के टाइम में ना ऐसा निकलता था घूमने के लिए। तो जू अपना वेट करता है, समय निकलता है, 2 घंटे बीत जाते हैं। चंद्रमा भी बादलों के पीछे छिपने लगे थे। इस दौरान जो देखो बिल्डिंग थी ना, उसके बाहरी दीवारों पर कोई दिखाई देता है। उसने ग्रे रोब पहन के रखा, आंखें इस बंदे की हरी हरी थी। ये मरमैन था। आज इसका मूड काफ़ी ख़राब था क्योंकि सुबह दोपहर में बोल लो जो भी, काफ़ी बेइज्जती हुई थी सेकंड प्रिंसेस की वजह से, और ये कहता है एक देर मैं इस लेडी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो थोड़ा जल्दी आ गया था ये, क्योंकि इस काफ़ी गुस्से में था। और इसकी एक और आदत थी, छोटे बच्चों को जो इंसान होते हैं उन्हें ये तड़पा तड़पा के मारता था, इसे काफ़ी अच्छा लगता था। तो
दड़वारी बोल लो या छत पे से कूदता है, बहुत तेजी से निकलता है। नॉर्मल लोग होंगे तो इसे ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि देखो इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी। बट जू आपको पता है अलग है। 1 घंटे निकल जाते और ये बंदा थोड़ा आउटर रीजन में था, लेकिन जब ये प्रकट होता है ना तो एक खतरा फील करता है, पीछे भागता है। लेकिन ये तेज नहीं था। वाटर की और इसके पीछे से बढ़ती है, पूरा एरिया घेर लेती है। मतलब इसके भागने के रास्ते समझ लो पानी का एक बुलबुला बना लो या बैरियर सा बन जाता है और पानी के अंदर ना एक वेल प्रकट होती है। मैजिकल टेक्निक था और ये वेल बहुत तेजी से इस मरमैन की तरफ बढ़ती है और ये बंदा बोलता है देखो वैसे भी मेरा मूड खराब था और तुम आ गए मुझे और इसे मजेदार बनाने। ये दोनों हाथ जोड़ता है, कुछ तो मंत्र पढ़ने जा रहा था, लेकिन जब तक ये पूरा कर पाता जू का जो शायद अंधकार में तो मिला ही हुआ था, रस्सी के समान फैलता है, इसके हाथों को पकड़ लेता है। देखो अगर आपने नारुतो देखा हो तो उसमें मेरे नारुतो का जो शैडो टेक्निक वाला लौंडा रहता है, आजकल मैं नाम भूलने लगा हूँ, शिकामारू शायद, बस समझ लो कुछ वैसी ही टेक्निक थी जो जू की परछाई थी और परछाई फैलते फैलते इसके गले तक पहुंच जाती। जहां से भी परछाई गुजरती थी ना फैलती इसकी बॉडी पर। इस बंदे को काफी दर्द होता था, मानो इसके शरीर को कोई ना प्रदूषित कर रहा हो। और एक तो दर्द उसमें भी से फील होता है कि ये लग रहा है बहुत खतरनाक समय आ चुका है। उधर वो वेल तेजी से आगे बढ़ रही थी। जब वेल लगभग इसे खाने वाली थी ना, ये ऐसा गुर्राता है, चिल्लाता है, जो भी बोलो, तो एक ब्लू लाइट निकलती है इसकी बॉडी से और वो पूरा एरिया भर जाता है ब्लू लाइट से। वो लाइट वेल के आर पार निकल जाती है तो वेल कोलैप्स कर जाती है। लेकिन वेल का जो पावर था ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। बंदा फिर से मरमैन भागने को देखता है, खून की उल्टी कर रहा था, लेकिन थोड़ा समय तो मिल गया था। अपने बैग में से कुछ तो निकाल रहा था, लेकिन फिर से परछाई इसके हाथों को पकड़ लेती है और इसके शरीर पर फैलने लगती है। बंदा हैरान हो जाता है, अचंभित था। अंधकार में जब ये देखता है तो सामने से कोई चलते हुए आ रहा था, ग्रे कपड़े में था और ये जो उसने बैरियर बनाया था पानी का उसके अंदर प्रवेश करता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। उस बंदे की आंखें ना बर्फ के समान मानो कोल्ड थी, मानो मृत्यु का सौदागर या यमराज सामने वाले बंदे से मिलने आ गए हो। मरमैन पहचान जाती है तुम हो। मुंह से कुछ तो चांदी के जैसा कुछ कलर इसके बाहर निकलता। इसका असर था वो चाक्राम बोल रहे जो ये सरिया की तरफ बढ़ा देता। जब दोनों असर एक दूसरे से टकराते तो अलग आवाज निकलती है, लेकिन जू को फर्क नहीं पड़ा। जू की नजरें तो पूरी फिक्स थी इस बंदे पर। अब वो जो बंदा था ना, देखो वो मरफॉक्स था या मरमैन जो भी, तो मछलियों को गिल्स होती है ना, तो इसके भी थे, तो ये और गंदा दिख रहा था। मुंह में से ना एक नीला मोती थूकता है और कहता मरने के लिए तैयार हो जाओ। मोती अलग ही चमकता है। ये अलग टेक्निक था इस बंदे के पास कि इसको तो कोई नहीं काउंटर कर सकता। और वो ग्रेटर की कंडेंसेशन में है तो भी फाउंडेशन लेवल का ही बंदा बच सकता है। और उसके बाद ये फोकस करता है इस परछाई को हटाने में। लेकिन जब ये मोती चमकती है ना तो ये हैरान हो जाता है, क्योंकि देखता है तो 2 सिंगों वाला कोई तो प्रकट होता है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाता है कि स्पेक्ट्रल हॉबगॉब्लिन जो कि सामने आ जाता है। जू पीछे था। वो जो लाइट चमकी थी ना उस ब्लू बॉल की, उसकी वजह से जू के शरीर पर बहुत जख्म के निशान थे। लेकिन जू के पास आपको पता है वो क्रिस्टल है, तो उसकी बॉडी हील हो रही थी। जू का जो खूनी इंटेंट था ना वो और बढ़ चुका था। जू ने कभी अपनी परछाई को ऐसे यूज़ नहीं किया और हॉबगॉब्लिन तो ये प्रकट भी नहीं करता और हीलिंग एबिलिटी भी से यूज़ नहीं करना पड़ता था, बट आज यूज़ करना पड़ जाता है। और ऐसा तभी ये करता है जब किसी को पूरी तरह से मारना हो। और ये बंदा कहता है असंभव, इसके पास बॉडी और ब्लड वाला प्रोजेक्शन यानी हॉबगॉब्लिन और तुम्हारे पास खुद को हील करने का पावर। बंदा अचंभित था, बोल ही नहीं पा रहा था, भकलाने लगता है। ये टोकन निकालना चाहता था अपने बैग से ताकि मैसेज भेज पाए मदद के लिए, लेकिन परछाई भाई इसको कुछ करने नहीं देता है। जो इस तुरंत टैकर निकाल ये तुरंत ही ना, लेकिन क्या करता अपनी बॉडी को ना मछली के रूप में बदलने लगा और अपनी ब्लड लाइन एबिलिटी को यूज करता। अपने इसके पीछे भी तो एक प्रोजेक्शन बनता था ना, परछाई जो भी बोल लो, ब्लड लाइन वाला, ताकि जू को एक अटैक में निपटा दे। जू को फर्क नहीं पड़ता, वो तेजी से आगे बढ़ता है, बिल्कुल नहीं रुकता है। लेफ्ट हैंड को कस के पकड़ता है, हुक्का बनाता है और एक पंच मारता है। और हॉबगॉब्लिन भी सेम करता है। और ये बंदा जो था ना अपने पूंछ से अटैक किया था मरमैन, तो पूंछ ही उसका कोलैप्स कर जाता है, कई टुकड़ों में टूट जाता है। मरमैन भी जो उसके पीछे बना था उसका एक छाया या ब्लड लाइन वाला, वो भी फूट जाता है। मरमैन चिल्लाता मैं तुम्हें शराब देता हूँ, मतलब करियाता है जो भी बोल लो। तो इसकी जो मछली का पूंछ था ना वो आग जैसा चलने लगता है और जू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन जू आपको पता है उसका रिएक्शन टाइम भी बहुत फास्ट था, उसकी बॉडी बहुत तेजी से आगे बढ़ती, मरमैन के पीछे प्रकट होती। और जब तक कि वो जो आगे चल रही थी, इसको घेर रही थी, तब तक ये तलवार मरमैन के गले पर लगा देता है और मरमैन बोलता है जू। लेकिन जू पूरा नाम लेता है जोकिंग, मैं तब तक निपट जाता है। जोकिंग इसके गले को काट देता है। जोकिंग किसी के मरते हुए बातें सुनना भी नहीं चाहता है और उसके निपटने के बाद जो कहता है यार इसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। मरमैन बोलता तुम, लेकिन फिर वो बोल नहीं पाता है और जिंदा रहना चाहता था। जो उसके बाद यहाँ से जाने लगता, परछाई भी अब उस लाश को छोड़ देती। अब जब जाने लगता है तो जो वाटर बैरियर बनाया था इसने ऐसे बस उंगली को ऐसे करता है और वो खत्म हो जाती। लाश को ये गला देता है और अपनी वाटर वाली ऑरा से, मतलब वही जो बैरियर बनाया था वो धीरे धीरे छोटे होते जाती है और पूरी तरह से एरिया को क्लीन कर देती है। फिलहाल रात का समय बीत जाता है, सुबह का समय आ चुका था।
तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।